बात होगी अग्निपथ की। अग्निपथ सेना में भर्ती का एक नया तरीका जो कुछ साल पहले आया, जिसमें अग्निवीर बनाए जाएंगे, यह सरकार ने तय पाया। 4 साल के लिए नौकरी मिलेगी। जितने लोगों को भर्ती किया जाएगा यानी कि अग्निवीर बनाया जाएगा, उनमें से 75% वापस सिविल लाइफ में आ जाएंगे, आम जिंदगी में, और 25% सेना में अपना शौर्य दिखाते रहेंगे। मोटी मोटी कहानी ये। लेकिन इस अग्निपथ स्कीम यानी कि अग्निवीरों को लेकर राजनीतिक तीर लगातार चल रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और इसमें कुछ और इजाफा होता दिखा है जब से बजट सत्र शुरू हुआ है 22 जुलाई को। यह तीर कर भी चले और यह तीर आज भी चलते दिखाई दिए। सरकार कह रही है कि अग्निवीर यह एक ऐसी स्कीम है, ऐसी योजना है, इसमें 100% रोजगार की गारंटी है। गारंटी शब्द पर यहां जोर दिया जा रहा है, जबकि विपक्ष हमला कर रहा है कि ये देखिए मजदूर बनाकर छोड़ दिया युवाओं को, जवानों को। 4 साल बाद बाहर आ जाएंगे, कोई पेंशन भी नहीं मिलेगी। किस टेंशन में युवा रहेंगे। और इसमें केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, युवा चेहरा हैं, फौज में, टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन भी हैं। सरकार की तरफ से मोर्चा संभाला अनुराग ठाकुर ने, जबकि कल अग्निवीरों को जब वो शहीद हो जाते हैं, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, और 1 करोड़ रुपए भी नहीं देते। और इस पर संसद में विस्तृत जवाब देने की चुनौती भी दे डाली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। पर आज अखिलेश यादव और अनुराग ठाकुर में किस तरह से तू मैं हुई, अग्निवीरों को लेकर कैसे तीर चले, पहले उसे देखिए। आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे। तो हिमाचल प्रदेश से जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हां, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। चैल जानते हैं आप कहां हैं? चैल जानते हैं आप कहां हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूं। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। तो राजनीति के जो तीर चल रहे हैं, इससे अग्निवीर का कोई भला होगा? और कौन सच्चा कौन झूठा, सवाल यहां पर है। और इसकी थोड़ी तफसील से पहले मैं जानकारी दूंगा और फिर चर्चा भी करेंगे। अब 15 जून 2022 को यह अग्निपथ योजना लागू की गई। कोरोना काल में 2.5 साल तक कोई भर्ती नहीं हुई थी। आखिरी भर्ती जो हुई थी उसमें 60,000 से 65,000 युवाओं को बतौर जवान सेना में भर्ती किया जाता था। सेना जब मैं कह रहा हूं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। अब 40,000 आर्मी में, 3,000 एयरफोर्स में, 3,000 नेवी में पहला बैच अगस्त 2023 को भर्ती किया गया। तो 2023 से लेकर 2027 इन मोटे मोटे 40,000 में से 75% यानी कि 30,000 वापस सिविल लाइफ में आ जाएंगे, 10,000 बचेंगे।
60,000 लोग सालाना रिटायर होते हैं जवान फौज से। 40,000 की भर्ती होगी तो 20,000 का डेफिसिट तो पहले ही हो गया, और इन 40 में से भी 4 साल बाद 30,000 वापस आ जाएंगे। तो ये डेफिसिट कितना है, शॉर्टफॉल कितना हो जाएगा, ये अपने आप में एक सवाल है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू क्या है कि भारतीय सेना में जवानों की जो औसत आयु है वो 32 साल है। सरकार कह रही है हमें एक युवा, एक जवान फौज चाहिए। 26 साल पर टारगेट है लाने का। विपक्ष कह रहा है आप पेंशन बचा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, आप खर्च ही नहीं करना चाहते फौज पर, मजदूर बनाना चाहते हैं। सरकार ने पलटवार किया है कि नहीं भाई, वो बाहर भी आएंगे तो वो ट्रेन्ड मैन पावर है, पेंशन ना भी मिले उसको नौकरी मिल जाएगी। और 10% आरक्षण की व्यवस्था अलग अलग नौकरियों में, उसमें सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, तमाम ये जो नौकरियां हैं, उसके अलावा सिविल लाइफ की नौकरियां भी, उनको सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, गोवा, ये तमाम एनडीए खास बीजेपी शासित राज्य हैं, यहां घोषणा की जा रही है। तो फिर तो बात ठीक लगती है, लेकिन थोड़ा हम और तह में गए। और यहां यह बताना जरूरी है कि सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो आरक्षण की एक्स सर्विसमैन को व्यवस्था बहुत साल पुरानी है, यह कुछ नई नहीं है। 10% आरक्षण उनको दिया जाता है, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट की 312 उम्मीदवारों की जो सिफारिश हुई है, 2023 की परीक्षा का ही बता रहा हूं, नियुक्ति एक्स सर्विसमैन की 312 में से सिर्फ 7 की हुई जो एक्स सर्विसमैन थे। यह 2.24% होता है आंकड़ा। 2019 में 264 उम्मीदवार नियुक्त किए गए एज असिस्टेंट कमांडेंट, उनमें एक्स सर्विसमैन की नियुक्ति 12 की थी, 4.55%। मतलब यह हो रहा है, और यह व्यवस्था तो पहले से थी। और हैं कितनी, नौकरी कितनी है, 312 में से फर्ज कीजिए 10% को दे दिया, असिस्टेंट कमांडेंट बन गए, तो 300 में से 30 बने, 30,000 तो वापस आ रहे हैं सिविल लाइफ में, और उनके पास पेंशन भी नहीं है। इन सवालों के जवाब कौन देगा और कौन दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी, अभी करगिल दिवस हमने मनाया और यहां पर सेना को सम्मान है, सलूट है, और राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर जब राजनीति होती है तो साक्ष्य, फैक्ट्स, तथ्य आपके सामने लाने भी जरूरी हो जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वहां पर ताल ठोकी कि अग्निपथ स्कीम योजना से देश की ताकत बढ़ेगी, सेना को युवा बनाए रखने पर बहुत ध्यान दिया है। अग्निपथ योजना का लक्ष्य सेना को युवा बनाना है, युद्ध के लिए सक्षम बनाना है, लेकिन कुछ लोग सेना को ऐसा नहीं देखना चाहते। यानी कि विपक्ष क्या ऐसा कर रहा है? साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक बात और दोहराई और कहा कि यह तो सेना की मांग थी कि अग्निपथ योजना लाई जाए। अब यहां पर एक असमंजस खड़ा हो जाता है, और असमंजस कहां से खड़ा होता है? सेना अध्यक्ष रहे 2019 से 2022 के बीच मेजर नरवणे, मैंने मेजर बोल दिया, जनरल नरवणे। अब इनका एक मेमुआर यानी कि आत्मकथा इन्होंने लिखी, और उसमें इन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो टूर ऑफ ड्यूटी जैसे कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए, अफसरों के लिए एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है 5 साल की, वैसी ही जवानों के लिए हमने सिफारिश की थी। जनरल नरवणे ये बात कह रहे हैं, पर सरकार ने तो उल्टा कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हम तो कह रहे थे कि 75% को रिटेन करना है, 25% को भाई आप जाना चाहो तो सिविल लाइफ में जा सकते हैं। यहां उसको भी उल्टा कर दिया।
तीसरी बात उन्होंने कही कि ये तो हमने सिर्फ आर्मी के लिए, थल सेना के लिए मांगा था और जो मांगा वो नहीं मिला, पर जो दिया गया वो एयरफोर्स और नेवी के लिए लिटरली वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। वो तो करंट की तरह था, एक झटके की तरह। अब इसमें खास बात यह है कि जो नरवणे साहब की ये किताब है, जो ये मेमोयर है, इसको रक्षा मंत्रालय ने अभी पब्लिश करने की अनुमति नहीं दी है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी किताब का नाम है। और ये रिपोर्ट जो छपी है, ये पीटीआई के हवाले से ये मैं जानकारी जो सामने आई, जो एक्सर्प्ट्स, कुछ अंश उनकी किताब के बाहर आए, उसमें तफसील से जो कुछ दिया गया, उसी के बुलेट पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। तो अब राजनीति कौन कर रहा है, सवाल इस बात को लेकर भी खड़े हो जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये आ जाता है कि सेना के मनोबल और जवानों के मनोबल पर इसका क्या असर पड़ता है। राहुल गांधी कह रहे हैं पहली बार आपने सेना के जवानों को अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। इस बजट में अग्निवीरों की पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। तो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो कह रहे हैं आजकल अग्निवीर पर राजनीति हो रही है, नेशनल इंटरेस्ट के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए नेशनल इंटरेस्ट के साथ। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की सारी तफसील क्या सामने आनी चाहिए या नहीं? और सरकार अब समीक्षा क्यों करने को तैयार हो रही है अग्निपथ योजना की? यह भी अपने आप में एक सवाल है। और अग्निवीरों की आत्महत्या का एक जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये फौज में एक नया क्रम भी शुरू हो गया क्या? और इसमें जुड़ जाता है मुआवजे का मुद्दा भी कि अग्निवीरों को शहीद नहीं, वो दर्जा नहीं देती सरकार। राहुल गांधी इस बात को लेकर भी निशाना साध रहे हैं। सरकार कह रही है हम तो 1 करोड़ रुपया देते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं नहीं वो तो बीमा की राशि है। अब इसकी भी तफसील में मैं गया और यहां ब्रेकअप जो है, कहने को 1 करोड़ ही नहीं, 1,65,00,000 रुपए दिए गए। मैं एक अग्निवीर का यहां पर जिक्र कर रहा हूं, एक केस स्टडी लेकर। उसमें 48 लाख रुपए बीमा था केंद्र सरकार का, 50 लाख रुपए बीमा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, 44 लाख जो सरकार की तरफ से एक्स ग्रेशिया पेमेंट की गई, 8 लाख रुपए आर्मी वेलफेयर फंड, 13 लाख रुपए जो उसकी जमा जोखू उसने कंट्रीब्यूट की थी, 2,30,000 रुपए सेवा निधि के। पर इसमें बीमा की राशि भी आती है। तो दोनों सच भी बोल रहे हैं और दोनों गलत बयानी भी कर रहे हैं क्या? और इसी में ये पूरा राजनीतिक खेल भी छिपा है क्या? और इस राजनीतिक खेल से सेना पर असर क्या पड़ता है और युवाओं में असमंजस कब तक बना रहेगा और बना रहना चाहिए क्या? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। ऐसे में आज का सीधा सवाल, राजनीति के दनादन तीर, नौकरी में कितने सेफ अग्निवीर और संसद में सब्र टूटा, अग्निवीर पर कौन सच्चा कौन झूठा, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा हैं, एनडीए के अहम घटक जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव भी हैं राजीव रंजन, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन। और जब जवानों की बात होती है और फौजी परंपराओं की बात होती है तो फौज चलती है नाम, नमक और निशान पर। जो वो लॉयल्टी देश के लिए, अपने ऑफिसर के लिए बिना सोचे समझे सीना चौड़ा करके जान न्यौछावर करने की जो परंपरा है, उसे नाम, नमक, निशान कहते हैं। तो नाम, विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड। नमक, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड। और जो सियाचिन ग्लेशियर पर तिरंगा लहराता है ना, सबसे पहले इन्होंने ही लहराया था और वो लहराता रहे। और ये राजनीति का दुखद पहलू जो चैप्टर है आज, इसीलिए उसकी मैं परत दर परत कलई खोलूंगा। और निशान, मेजर जनरल बिशंबर दयाल रिटायर्ड
इस चर्चा में मेरे साथ हैं। सरकार आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, नो लेस देन अ पर्सन देन द प्राइम मिनिस्टर। राजनीति नहीं होनी चाहिए फौज को लेकर। और आप क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं या अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? विंग कमांडर, पहली चीज तो ये है कि इस स्कीम के ऊपर सरकार की स्थिति सांप छछूंदर की हो गई है। ना उगलते बन रहा है, ना निगलते बन रहा है। उगलते इसलिए नहीं बन रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अहंकार है उसके कारण, जिसमें वो कोई भी चीज़ विड्रॉ नहीं करते। आपको किसान आंदोलन याद होगा, और भी कई बार पे जब हमने देखा है कि महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं तो अपने उनके जो मंत्री होते हैं उनको वो पद से नहीं हटाते। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकेले का ये ईगो है और कुछ नहीं है। आज संसद में मैंने देखा अनुराग ठाकुर एक झूठ और बोल गए साथ में कि ओआरओपी हमारी सरकार ने दिया। मेरी 25 साल की सर्विस है, मैं ओआरओपी की पात्र क्यों नहीं हूं? अगर ओआरओपी मिला है तो आधी सेना को मिला है, या उनको सिर्फ वन टाइम इंक्रीज मिला है, या और कोई बात है कि कोई खास लोगों को ही ओआरओपी दिया जाएगा? तो संसद में झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा है। और राहुल गांधी बिल्कुल भी कतई भी इस पे राजनीति नहीं कर रहे हैं। ये वो लोग हैं, जो बच्चे जो उनके पास आए, जिसके कारण हमने जय जवान मुहिम शुरू की। शुरुआत में आप ही के चैनल पर 14 जून 2022 को मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था कि जो 25% लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनका तो ठीक है, लेकिन जो 75% हैं उनमें से लोग डिप्रेशन में आएंगे। बहुत कम उम्र है, उतनी समझदारी नहीं होती। कुछ लोग गांव से आते हैं, कुछ शहर से आते हैं। हो सकता है कि वो अपने आप की जान ले लें। और आज 9 अग्निवीर जो अपनी जान दे चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं, उनके पास लाइव आर्म्स होते हैं। आपको एक चीज और बता दूं कि सेनाओं में खास जगहों पे अग्निवीरों को पोस्ट ही नहीं किया जा रहा है। अगर आप वायु भवन में जाके देखेंगे तो किसी भी फ्लोर में चले जाइए, आपको अग्निवीर वहां नहीं मिलेंगे। क्या हो सकता है एक आध गार्ड ड्यूटी वाले मिले, लेकिन वो और किसी काम में डिप्लॉय ही नहीं किए जा रहे। यही मेरा कहना है। सरकार कह रही है, संसद में बाकायदा बयान दिया जा रहा है 100% जॉब गारंटी है अग्निवीरों के पास। बाहर भी जो आएंगे 75% उनको समाहित कर लिया जाएगा सिविल सर्विसेज में भी, या सिविल ड्यूटीज में, और साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज में, अर्धसैनिक बलों में। उसका सच सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में 10% पूर्व सैनिकों को आरक्षण था। पिछले 2 सालों से मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जबलपुर हाईकोर्ट में इन सभी जवानों की इस 10% जो नहीं दिया गया उसका केस पुलिस भर्ती में लड़ रहे हैं। आज उनको लड़ते हुए 2 साल हो गए हैं। तो ये जो जुमले की तरह किसी चीज में पैबंद लगाना, जैसे टाट में पैबंद लगाने की बात, ये स्कीम वो नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि ये सेना को धीरे धीरे करके कमजोर कर रही है। वैसे ही डेफिशिएंसी हो चुकी है इसमें। सेनाओं में लगभग 2 से 2.5 लाख जवान की कमी हो गई है। और तो और मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगी। युवा नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपको बताती हूँ, युवा की बात सुन लीजिए। अमेरिका की सेना की औसत आयु 30 साल है, कनाडा की 34.3 साल है, चाइना की भी 32 के आसपास है, ब्रिटिश आर्मी की 32 है, इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन आर्मी की 34 है। क्या बात कर रहे हैं? ये कोई जवाब है? इन्हीं के प्रवक्ता पहले कहते थे डिफेंस पेंशन पे बहुत खर्च हो रहा है, तो बार बार इनके मंत्री और प्रवक्ता अपने पैंतरे बदल रहे हैं। उनको मजाक समझ रहा है। ये बार बार सेनाओं पर राजनीति केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। चाहे प्रधानमंत्री ने तो कहा, करगिल दिवस के मौके पर कहा कि सेना की मांग थी, तो सेना की मांग ना मानी जाए। मुझे दुख होता है कि देश के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर होते हुए सेना के फोरम से सेना के लोगों के बीच जाकर झूठ बोलते हैं। इसी तरह हम और आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन आपको याद दिला दूं कि जब सितंबर में चुनाव हुए थे, उस समय सितंबर 1999 की बात कर रही हूं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे शहीदों के ऊपर राजनीति तब भी की थी। तो इस पार्टी की तो आदत में है कि हमारे सैनिकों के खून के रंग से, ये शहादत से ये राजनीति करते आए हैं। चाहे आप पुलवामा ले लीजिए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाती हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। सेना के शौर्य पर अगर सर्जिकल स्ट्राइक होती है उस पर सवाल उठा देते हैं आप। मैं आपको बताऊं, हमारे चीफ थे, हमारे खुद के मेरे चीफ ने यह कहा था जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, और जिस स्क्वाड्रन ने स्ट्राइक की थी, मैं उसी स्क्वाड्रन की पहली महिला अधिकारी हूं। मिराज 2000 की जिस स्क्वाड्रन ने किया था, तो उन्होंने आके कहा था, हमें एक टारगेट दिया था, हमने उसे ध्वस्त किया। लेकिन बाद में राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की। 250 लोगों को मार दिया, 300 लोगों को मार दिया।
प्रमाण उसका पूछा गया था। सेना के शौर्य पर आज तक कभी भी विपक्ष ने सवाल नहीं उठाया है। सारे सवाल राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी पे होते हैं, वो उससे ड्रिफ्ट कर देते हैं। लेकिन इस देश को भी समझ में आ गया है कि ये जो छद्म राष्ट्रवाद, जो जिंगोइज्म इस पार्टी ने शुरू किया है, उस पार्टी से उस बात से केवल सेना को नुकसान हो रहा है, सेना अंदर से कमजोर की जा रही है और इतनी फालतू बातें करते हैं। आज 42 स्क्वाड्रंस की भारतीय वायुसेना को जरूरत है। आज भी नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के बाद भी हमारे पास वही 32-33 स्क्वाड्रंस क्यों हैं? ये पूछना नहीं पड़ेगा उनसे। महेश वर्मा, राजनीति आप कर रहे हैं, सियासी फायदा आप उठाते हैं, फौजियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप लगा रही हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। इन्होंने तो आज एक और बड़ा आरोप लगा दिया, और ये तो अभी तक तो ये सेना के जनरल को गुंडा बताते रहे, और सेना के शौर्य पे जैसे आपने पलट के इनसे सवाल पूछा कि भाई आप लोग वही हो ना जो सेना के शौर्य पे सवालिया निशान खड़ा कर दिए थे इस देश में, और आज भी आप सेना को कमज़ोर बता के चल रहे हो, कमज़ोर आंख के चल रहे हो। और जो सेना इस देश में कहीं जोश भरती हो अपने दिवस को मना के, आपने क्या पाकिस्तान के विजय दिवस नहीं मनाते रहे सेना? तब आपके मुंह में बकार नहीं होते, वो पुण्य हो जाता है। जब करगिल का विजय दिवस मनाया जाएगा तो वो कहा जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का फौज दिवस मनाया बीजेपी या फौज कांग्रेस की लानत होती है है ऐसी क्या? सोच पे। मेरा सवाल सीधा है यहां पर महेश। नहीं होती है, बिल्कुल। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि संसद चल रहा है, हिट एंड रन क्यों किया जाता है अग्निवीर के मामले में? है हिम्मत, है हिमाकत करने की कोशिश करे ना, ये ले आए ना कोई ऐसा डिस्कशन अग्निवीर के ऊपर। चू बोल के भाग जाते हैं ये लोग। नहीं, अग्निवीर में आप कहते हैं कि युवा जो हैं, जो 40,000 युवाओं को अग्निवीर बनाया जा रहा है हर साल। 1 मिनट सुनिए ना, 100% रोजगार की गारंटी है। कहाँ है वो गारंटी? 30,000 तो 4 साल बाद निकल जाएंगे, हर 4 साल में। रक्षा मंत्री ने इसी मार्च में, रक्षा मंत्री जी ने बड़ी स्पष्टता के साथ एक बात कही कि अग्निवीर की स्कीम को लेकर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्टिव सुझाव है तो लाया जाए, सरकार उसके ऊपर गौर करेगी। कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि अगर हमने लागू कर दिया है तो उसमें कोई चीज़ काम समायोजन नहीं कर सकते हैं। बिना सुझाव लिए स्कीम लागू कर दी थी। मैं कह रहा हूँ कि 100 वैसी चीज़ें होती है कि सब चीज़ सुझाव के जरिए ही होता है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होता है। जनरल नरवणे अपनी किताब में, और एक सफेद झूठ अपनी किताब में 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी वो लिखते हैं कि ये तो सुझाव ही नहीं दिया गया था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ये मांग तो फौज कर रही है। नहीं संदीप भाई, जनरल नरवणे के किताब से ये देश चलेगा क्या? अच्छा, वो सेना अध्यक्ष काम करेगी क्या? और कांग्रेस वाला ये बात कह देता कि उनके सुझाव से चलेगा ये देश, तो सेना अध्यक्ष थे 3 साल तक, आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। अगर मतलब सेना अध्यक्ष के बयान पर आप सवालिया निशान कर रहे हैं। संदीप भाई, अरे भाई सुनो, जोर जोर से चिल्लाने से अच्छा, आपके चिल्लाने से काम, आपके चिल्लाने से बात सही साबित हो जाती है। जो आपने बड़ी, नहीं देखिए, नहीं मुझे मैं इस तरह से नहीं पूछ सकता ना। हाँ। मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सफेद अग्निवीर पे सफेद झूठ बोला जा रहा है उसका क्या करें? बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ कि रक्षा मंत्रालय को इजाजत दे देनी चाहिए, उनकी किताब पब्लिश हो जाए। मैं बता रहा हूँ ना कि करने की इजाजत मिल जानी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किताब की बात पहली बात है कि राहुल गांधी बोलते हैं लेकिन उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। अखिलेश बोलते हैं, अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, जिला सैनिक बोर्ड जो है एक्स सर्विसमैन है, उनके कल्याण का काम करता है या नहीं करता है? मुख्यमंत्री रहे, उनके अधीन ये होता है। उनको मालूम नहीं है कि एक्स सर्विसमैन के लिए कल्याण का काम होता है? उनको कहीं आरक्षण राज्य सरकार देती है? अगर हमने कहा 10% अग्निवीर को भी मिलेगा तो क्या सर्विसमैन कोटा हर जगह उसमें से मिलती कितने को है? अरे भाई, पहले से है संदीप भाई, बोलने दीजिए। वही तो पहले से है, उसको और क्या बता रहे हैं? दूसरी तरफ कि क्या ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि हम अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, हम कि अग्निवीर को भी राज्य सरकार 10% देने के लिए तैयार है। 10% जो है सारे पैरामिलिट्री फोर्स देने के लिए तैयार है, 10% असाब राइफल देने के लिए तैयार है। अब ये सारा मिला के 25% वो रिटेन करेंगे, 75 से 80% अग्निवीर को जो है
दोबारा से उसका री एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अच्छा, ये और गारंटी उसके है। बाद जो बच जा रहे हैं 20 से 25%, उनको एक हैंड गारंटी है ना सर, ये तो लिखा हुआ है, ये तो झूठ बोला जा रहा है देश के सामने। अच्छा, और हम ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि देखो अग्निवीर के फौज जरिए क्या हो रहा है। भरोसे तो पर- ये एक सेना मिनट, के एक मिनट, ये मनीष सेना भाई, के मामले में मनीष- इस तरह से मनीष भाई, सफेद झूठ अरे बोलना सुनिए ना। और सेना को इस तरह से बदनाम करना, ये देश के हित सेना में को है, ये कौन देश के बदनाम हित कर में रहा है? है। अभी उस ये पर बता आते दें हैं, आप। उस पर आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए भाई, सेना भरोसे पर चलती है ना? कोई भी जवान अपने जी। अफसर के कहने पर जान कुर्बान होने को तैयार होता है, वही नाम नमक और निशान होता है। 4 साल की नौकरी करने वाला जनरल बिशंबर दयाल, अब एक्सपर्ट्स को भी बीच में ले आऊं, वो जान हथेली पर रखकर खेल जाएगा आपके ऑर्डर पर? देखिए संदीप, लड़ाई के दौरान इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कोई भी जवान हो, भारतीय जो सेना है उसके यंग ऑफिसर्स, उसके दस्तूर पे लड़ाई के दौरान कोई भी जान छिड़क जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है मेरे दिमाग में। जिसकी 4 साल की भी नौकरी हो, कोई बस। ऐसी बात नहीं है कि संदीप। भाई लेकिन संदीप उसमें 3/4 पर ये हो कि ये वापस जाना है। संदीप देखिए, मुद्दा एक्चुअली में पहले तो मैं आपको एक बहुत बहुत तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं कि पिछले 2 साल से एक इतने गंभीर मुद्दे को, जो देश की सुरक्षा का मुद्दा है, उसको आपने जिंदा रखा और आज देश के हर नागरिक की इमेजिनेशन तक पहुंच गया। और इस पर कोई शक की बात नहीं है, सब राजनीति कर रहे हैं और ये राजनीतिक भाषा हम सुन रहे हैं लोगों की, लेकिन जो मुद्दा आपने जिंदा रखा है, तहे दिल से मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात, शुक्रगुजार करता हूं आपका। दूसरी बात ये संदीप, देखिए मुद्दा, असलियत मुद्दा क्या है? क्या भारतीय सेना आज एक्चुअली अगर कोई रो रहा होगा ना, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स रो रहे होंगे। अरे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है भारतीय सेना। जिस तरह से आप लोग इसको बात कर रहे हो कि भाई ये तो एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, 3 साल लाइन में खड़े रहो, आपकी बारी आ जाएगी, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में। किसी ने साइकोलॉजिकल इन चीजों का इंपैक्ट देखा है? क्या होगा? क्या हम देख नहीं सकते? लॉन्च पैड है किसी चीज के लिए? क्या स्किल सेंटर है? फौज एक जज्बा है। मैं एक सेकंड, मैं रोक आ रहा हूं, जज्बे पे आ रहा हूं। नहीं, रुकिए ना जनरल साहब, आपकी इजाजत से। फौज एक जज्बा होता है और ग्रामीण गांव देहात से ही लोग जाते हैं, जज्बा, जवान, ये युवा। और उसके लिए संदीप, उसके लिए पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं, रेजिमेंटों में जो माहौल है, जो रेजिमेंटेशन है, जो रेजिमेंटों के दस्तूर हैं, जिस तरह से रेजिमेंटें चली हैं, उसमें मेरा मानना यह है संदीप, जो लोग बिल्कुल फौज के बारे में नहीं जानते, किसी ने इस पूरी स्टडी को फौजी ढंग से, साइकोलॉजिस्ट और कंप्लीट वॉरफेयर और उसको मद्देनजर रखते हुए इस पर रिसर्च नहीं की, पायलट प्रोजेक्ट नहीं चला, उसके प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे, वो सब आज इसके ठेकेदार और कमेंटेटर बन गए। मुद्दा सिंपल है। पहली बात तो मैंने बोला ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है, फौज है। आर्टिकल 257 पढ़ लीजिए, इसका मुद्दा क्या था? देश की सुरक्षा इसका मुद्दा है। अगर देश की सुरक्षा मुद्दा है संदीप, तो ये जो स्कीम है, ये देश की सुरक्षा में आने वाले वक्त में जब भारत के सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, ये एक तरह से उसको वीकन करती है। उसके पीछे 2 चीज हैं। एक, पहली बात तो ये है, संक्षेप में 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की ट्रेनिंग, नॉर्मल ट्रेनिंग। भाई 9 महीने की ट्रेनिंग किसी साइंटिफिक, किसी रिसर्च के जरिए की थी, वरना 3-4 महीने में तो किसी को भी राइफल चलाना सिखा सकते थे अच्छे इंस्ट्रक्टर। और हमारे यहां जो टैंक चलाते हैं, जो आर्टिलरी, जो एडी गन्स को मैन करते हैं, रडार्स को मैन करते हैं, उनके यहां कम से कम भी 18 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। आप उसको कैसे 6 महीने में सब कुछ करके और लड़ाई में, और 6 महीने जाते ही वो लड़ाई लड़ेगा? जब लड़ाई में दिक्कत आएगी, वो 2 दिक्कतें आएंगी। एक 6 महीने की, एक जो ऐसा आदमी चला जाएगा आने वाले वक्त में जो सेना के लिए गया नहीं था, जो लॉन्च पैड के लिए गया था, वो तो गया था वो भर्ती, क्योंकि आपका रिक्रूटमेंट सेंटर ऐसा हो जाएगा, आपका डिजिटल हो जाएगा, आप कंप्यूटर के एग्जाम के थ्रू जाएंगे। इसमें बहुत तो फौजी परंपराओं पर एक कुठाराघात भी होगा। आप किस तरह से देखते हैं? सरकार ये भी कह रही है कि युवा, यहां पर कुछ उदाहरण विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने दिए, पर अब ये जो ताज़ा उदाहरण है रूस और यूक्रेन का युद्ध, जनरल कुलकर्णी, रूस की तो तथाकथित बड़ी जवान आर्मी है, एंड इट शुड हैव बीन अ केक वॉक यूक्रेन को हराना। वो तो भारतीय लोगों को वहां पर फंसाकर, गलत कुछ सब्ज बाग दिखाकर, अभी रवि मोहन की
हत्या हुई है वहां पर, मैं हत्या ही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। उर्गन तमांग वो वहां पर अटका हुआ है, फौजी था, भारतीय फौजी है, रिटायर होने के बाद वहां नौकरी करने गया था, अब वो रूस के लिए लड़ाई लड़ रहा है। क्या हुआ उनकी फौज को? हम वैसी फौज बना रहे हैं क्या? संदीप, धन्यवाद। मैं ये कहूँगा कि ये जो धारणा है ये बहुत गलत है और ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। और जो हम लोग देख रहे हैं, अगर हम प्रोफेशनलिज्म देख रहे हैं या नौकरी देख रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है अग्निवीरों का पुनर्वास। दैट इज ऑल दैट इज रिवॉल्विंग। मतलब हर कोई देख रहा है कि उसको नौकरी मिलनी चाहिए। इस नौकरी की बात जब हम करते हैं, नोटिफिकेशन जब सरकार करेगी और जो रिकमेंडेशन आएंगे, आज की तारीख पे 25% है, हो सकता है इसको 50% करने का रिकमेंडेशन है कि 50%। और ये क्यों 50% होगा? क्योंकि तकरीबन इन्फेंट्री बटालियन जो 40,000 है, जो भी जितने भी इन्फेंट्री बटालियन, नहीं बताऊंगा कितनी है, 800 के आसपास आदमी होते हैं, जिसमें से 400 जो है वो अपॉइंटमेंट होल्डर्स होते हैं कि लांस नायक, नायक से ऊपर सूबेदार मेजर तक। और बाकी जो 400 है उसमें हर जो 400 में से तकरीबन 50% हर साल रिटायर होते हैं, यानी कि 40 से 45। हर पलटन में तकरीबन 90 के आसपास अग्निवीर आएंगे। 50% रिटेन किए जाएंगे, 50% को बाकी इसमें रिटेन किया जाएगा, जिसको 100% नौकरी का है। एक पक्का मुकम्मल खाका क्यों नहीं पेश किया जाता? ये देखिएगा संदीप ये जी, आफ्टर थॉट लगता है कि नहीं? संदीप जी, हम लोग जो ये बात करते हैं ना, जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, मजदूर है, ये तो एक चक्रव्यूह में फंसा है, ये गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा है, हम जितने भी यहाँ बैठे हैं या जो भी लोग हैं, ये कौन है? इनको वो फौज, हम भी, मैं भी एक वेटरन हूँ। क्या हम लोगों ने कमांडिंग ऑफिसर से पूछा है कि क्या आप लोगों को, जो हमने जवान ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम 10 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, 14 हफ्ते की एडवांस ट्रेनिंग देते हैं, 7 हफ्ते की उसको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा कौन आदमी है? क्या हम कह सकते हैं कि हम पलटनों को ऐसे आदमी भेजेंगे? वी आर नॉट फूल्स, वी हैव द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इन माइंड, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट। अगर हम वेटरन्स हैं, जनरल्स हैं, हम बोल रहे हैं खराब है, ये सब गलत। जो इस्तेमाल कर रहा है कमांडिंग ऑफिसर, इज ही नॉट हैप्पी? He is getting the best lot of men out of the 4. जनरल नरवणे अपनी किताब में Sandeep, I'm here. I've got lots of regard. He's my senior. I've got lots of regard. संदीप, पहली बात तो ये है, क्या सिर्फ ये जवान लड़ाई लड़ते हैं? क्या जो 400 आदमी, 800 बटालियन में से 400 आदमी जो ओहदेदार हैं, क्या जेसीओज, क्या हवलदार, क्या वो लड़ाई नहीं लड़ते? क्या उनकी उम्र कम कर दी स्कीम ने? क्या इस स्कीम में कोई साजिश, कोई स्कीम में प्लानिंग है? कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब की नो, कर्नल की तो कम की है, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम की हमने, पर उसमें हमने नहीं कर दी, पर हमने उसमें तजुर्बा कम कर दिया। आर्मी नीडेड होलसम रिफॉर्म्स, नॉट सच रिफॉर्म्स। मतलब कि एक मिनट सर प्लीज, मैं आई नेवर, व्हाट आई एम सेइंग इज संदीप, ये देखिए, हमारे यहां कोई आदमी कह दे 14 हफ्ते में, 13 हफ्ते में, 10 हफ्ते में वो टैंक चलाना सीख जाएगा, बिल्कुल गलत है। हमारी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग में, आर्मड कोर की मैं बात कर रहा हूं, मैं टैंकिस्ट हूं, 18 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग थी, जो कि मिनिमम थी, जो आज भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 20 हफ्ते में हम उसको बी व्हीकल चलाना सिखाते थे, और उसके बाद 20 हफ्ते में हम उसको टैंक चलाना सिखाते थे। भाई 68 वीक्स थे। किस तरह से आप उसको, और जिसने रडार चलाना सिखाना है एडी में, जिसने वो चलाना सिखाना, और इन्फेंट्री की सबसे डिफिकल्ट काम, संदीप, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर नहीं हूं, हमारे लोग कुछ कहते हैं टेक्निकली ये बिल्कुल कैसे हैंडल करेंगे। सबसे डिफिकल्ट वॉरफेयर में इंडिविजुअल कोऑर्डिनेशन एंड टीम बनने में टाइम लगता है यार। ये कह रहे हैं एक दिन में टीम बन जाती है, इनकी टीम नहीं थी। मैं आपकी साइचन पे इनको वही लोग थे, सेम उम्र के थे। का रिस्पेक्ट करता हूं, दूसरे की बात भी तो सुनेंगे ना। सुन लो प्लीज। मैं एक मिनट, सी व्हाट, यह है जो हम लोग बार बार बात करते हैं ना, सिपाही कब बनेगा? हम लोग एक्स सर्विसमैन कोटा की बात करें। एक्स सर्विसमैन इज अ मैन हु इज ड्रॉइंग पेंशन। ये जो 10% दे आर नॉट एक्स सर्विसमैन, दे आर अग्निवीर। देयर इज अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन एन एक्स सर्विसमैन एंड अग्निवीर। इज एन अग्निवीर। सो अग्निवीर का ये जो नोटिफिकेशन आएगा, सरकार करेगी नोटिफिकेशन और उनको देंगे। मैं एक्स सर्विसमैन का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं, वहां पर ही जब कभी भरपाई नहीं हुई ना, आपने जो फैक्ट्स दिखाए, वो एक्स सर्विसमैन के असिस्टेंट कमांडेंट इज एन ऑफिसर रैंक. Assistant commandant is not among the ranks, number one. Number two, those ex-servicemen vacancies, definitely the requirement is to absorb all ex-servicemen. There is no denying the fact. But ये जो अग्निवीर हैं, they are not ex-servicemen. These will be given
CISF will absorb 10%. पर BSF इसमें will एक और absorb चीज में 10%. एक और They एक have to absorb. सामाजिक पहलू भी लेकर आता हूं। और राजीव रंजन, देखिए सारा हमारा पैनल ही ऐसा है, हम गांव देहात से हमारे संबंध हैं, ग्रामीण अंचल से आए हुए हम लोग हैं। ये फौज का जो चलन है, और वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार जहां से आप आते हैं, हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों से ज्यादा जवान जाते हैं, ज्यादा लोग, जो जवानों की बात मैं यहां पर कर रहा हूं, तो एक सम्मान भी होता है गांव में कि अरे भाई फौजी हो गया, 15-20 साल की एक आपकी नौकरी पक्की हो गई। यहां पर 4 साल की नौकरी पक्की, सांसें अटकी हुई हैं, ब्याह भी नहीं होंगे। मैं बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। वो अधर में अटका रहेगा, लटका रहेगा 4 साल तक। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं राजीव रंजन? देखिए संदीप चौधरी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई। आप लगातार जनता के से जुड़े सवाल जो उनके सरोकार हैं उस पर आप चर्चा करते रहे हैं, और ये एक महत्वपूर्ण मसला बिहार के लिए इसलिए भी है कि देश का दूसरा सबसे पुराना कैंटोनमेंट दानापुर 1765 में बना। 1941 में दानापुर रेजिमेंटल सेंटर बना। जो बिहार रेजिमेंट है ये 1941 में बना। और आप देख लीजिए लगातार, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वार या उसके पहले जो बैटल ऑफ बक्सर, जो बिहार के वीरों की आहुतियाँ हैं, और 1857 भी मैं कहूँगा बिहार एक बड़ी भूमि थी जब चर्बी लगे कारतूसों के विरोध में यहाँ कई लोगों को तोपों के सामने रख कर के उड़ा दिया गया था, और लंबे समय तक फौज में बिहारी जवान शामिल नहीं किए जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में लंबे समय के बाद जब यहाँ कैंटोनमेंट 1941 में बना, तो उसके बाद बिहारी जवानों ने सेकेंड वर्ल्ड वार में भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। 47 सवाल बड़ा सीधा अब देखिए कश्मीर में आप उम्मीद करते हैं युवाओं से, देश के नौजवानों से, हौसले उनके बुलंद होते हैं, देश के लिए जान न्यौछावर कर दें, लेकिन उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी, 4 साल की नौकरी ही पक्की होगी, वो भी सिर्फ 25% की। इसमें विरोधाभास नहीं दिखता क्या आपको? देखिए, मैं जब सबसे पहले अग्निपथ योजना या अग्निवीर योजना की चर्चा हुई तो कई विरोधाभास थे। कई चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट हो रही हैं, और अभी जब मेजर कुलकर्णी, अभी लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी ने भी ये कहा कि 25% नहीं 50% तक लोग फौज में स्थायी नौकरी पाएंगे। इसके साथ ही कुछ ऐलान बाद में होते गए। अगर ये शुरू में ये हुए होते और वहाँ कई अर्धसैनिक बल और कई राज्यों में जो नियुक्तियों के अवसर उन्हें मिलेंगे, तो मुझे लगता है फिर उतने ज़्यादा असुरक्षा का भाव उन्हें नहीं परेशान करेगा। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ, सुधार की गुंजाइश अभी भी है। कई ऐसे प्रश्न हैं जिन पर ज़्यादा क्लैरिटी देश को उम्मीद है कि पेंशन बचाने की योजना है की क्या सरकार इसको और ज़्यादा बेहतर बनाएगी, ज़्यादा स्पष्ट बनाएगी। पेंशन बचाने की योजना है ये। अब देखिए, अभी तक हम लोगों की ओर से कई सवालों पर आपको भी जानकारी है। आधिकारिक तौर पर एनडीए का हिस्सा बनने के समय में भी हम लोगों ने इस योजना को लेकर के कुछ अपने सवाल रखे हैं, और हम समन्वय के साथ हम उम्मीद करते हैं कि कई सवालों पर सकारात्मक नतीजे भी निकलेंगे। बहुत सारे ऐलान जो हो रहे हैं उससे पहले के मुकाबले अग्निवीर योजना बेहतर दिखती है। अब इसमें कुछ और ऐसे सुधार आ सके जिससे उनके अंदर सुरक्षा का भाव बढ़े, तो मुझे लगता है ये एक बड़ी कालजयी परियोजना साबित हो सकती है। मतलब आप जो कह रहे हैं सकारात्मक दबाव भी बनाया जाए सरकार पर, कुछ समीक्षा की जहां गुंजाइश है उसके लिए जोर लगाया जाए, ना कि विशुद्ध राजनीति की जाए जो आप करते दिखाई देते हैं, आपके नेता आज साफ करते दिखाई दिए। मैं अखिलेश यादव का जिक्र कर रहा हूं, सुनील साजन। जी 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 संदीप जी, देखिए संदीप जी, आपने जब डिबेट ओपनिंग की तब से लेकर के आपकी संदर्भ सहित व्याख्या, कांग्रेस का पक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बौखलाहट, रक्षा एक्सपर्टों के सुझाव और भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनके सवाल कि भाई हमारे कुछ सवाल हैं देश के सामने। एबीपी के कार्यक्रम के माध्यम से ये साफ होता है
कि कहीं न कहीं अग्निवीर योजना सही योजना नहीं है। यही बात तो समाजवादी पार्टी, यही बात तो इंडिया गठबंधन कह रहा है। आप कह रहे हैं कि उस पर राजनीति हो रही है, या बीजेपी कह रही है कि उस पर राजनीति हो रही है। भाई सदन क्या है? एक तरफ सरकार है, एक तरफ विपक्ष है। अगर सरकार ने या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी सनक में कोई फैसला ले लिया है, एक फैसला उन्होंने देश के किसानों को लेकर के लिया था, 700 ज्यादा किसान देश के शहीद हुए, तब सनक खत्म हुई। अब आप कितने देश के अग्निवीरों की आत्महत्या के बाद अपनी सनक को आपने मेरे पीछे सवाल का लेंगे? जवाब नहीं दिया। ये एक सवाल आप है। सकारात्मक फिर कई सवाल सुझाव हैं। देकर समीक्षा के मैं लिए उसी पे आ दबाव रहा हूं। बनाने के बजाय इस पर विशुद्ध राजनीति करेंगे, उससे युवाओं के, जवानों के मनोबल पर क्या असर पड़ेगा नहीं। और फौज पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर भी रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है सुझाव उस चीज में दिया जाता है जिस चीज में कुछ चीजें ऐड करके वो चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्या अग्निवीर पर हमारा सुझाव है कि इसकी अवधि आप बढ़ा दें? क्या सरकार बढ़ाएगी? अग्निवीरों का हमारा सुझाव है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए। हमारा सुझाव है कि अग्निवीर को पक्की नौकरी मानी जाए और अग्निवीर को पेंशन दी जाए। यह सुझाव है। सरकार मान ले तो हम स्वागत करते हैं, वरना हमारे नेता ने कहा कि जैसे ही जब कभी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी 24 घंटे के अंदर इस योजना को बंद यही तो करके असमंजस बना पक्की रहता है नौकरी ना। की बात फिर तो जैसे आप सेना में कंटिन्यूटी को पहले भर्ती लेकर होती फर्ज थी। कीजिए, सिर्फ हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं 2029 में आपकी सरकार आ जाए और ये एक व्यवस्था चल रही है जो 2022 में इजाद हुई थी, लागू हुई 2023 में, पहला बैच अग्निवीरों का आया, 7 साल बाद उसको फिर आप पलट देंगे। देखिए एक बहुत ये मतलब फौज को आप अपना पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड मत बनाइए ना। देखिए जो हमारी पुरानी भर्ती योजना है वो टाइम टेस्टेड है और वो आना चाहिए। अगर मैं किसी भी डिबेट में जाती हूं अग्निपथ के मुद्दे पर, तो ये याद रखिए कि मैं पार्टी की प्रवक्ता के बजाय एक 24 साल का जो जिसने सेना में काम किया है वो अधिकारी होती हूं, वो सैन्यकर्मी होती हूं। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूं कि ये योजना तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। अभी जनरल कुलकर्णी कह रहे थे, बड़े गर्व से कह रहे थे, मैं वेटरन हूं। अग्निपथ वाले अग्निवीर क्या हैं? वेटरन हैं, सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, फौजी हैं, कुछ नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर ही तो हैं। और हमारे सुनील साजन भाई कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कह लीजिए, आप एक शब्द बदल देंगे, फिल्मी नाम को नहीं बदल सकते सर। और दूसरी चीज सर, एक मिनट मुझे ये पूरी करने दीजिए मेरी बात। मैं ये कह रही हूँ कि सुनील भाई दे आर नाइदर एयरमैन, दे आर अग्निवीर। क्या है सर ये एक फिल्मी नाम रखने का क्या मतलब है? दूसरी चीज ये सर, प्लीज, मैंने आपको इंटरप्ट कभी नहीं किया और कभी नहीं करूंगी लाइफ में, कभी नहीं करूंगी, पर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज कहूंगी उनको, क्योंकि आप उनकी कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते। एक फिल्मी नाम ले रहे हैं और हम जैसे फौजियों को एक फिल्मी नाम की जरूरत नहीं है। एक सेकंड जनरल साहब, मुझे थोड़ा एक और चीज नहीं, मुझे क्लैरिटी, 1 मिनट जनरल साहब, 1 मिनट रुकिए ना। शहीद का दर्जा, इस बात को लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल, बवाल बनाने की भी कोशिश की गई। उसमें वो अग्निवीर, 1 मिनट सुनिए प्लीज, और मैं थोड़ी कड़वी बात भी होनी चाहिए। वो सुसाइड का केस था, सुसाइड करने वाले, आत्महत्या करने वाले, और मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, पर मैं ये कहने पर मजबूर भी हूं कि उन्हें शहीद तो नहीं कहा जा सकता। और 1 करोड़ नहीं दिए गए, 1 करोड़ 65 लाख रुपए का अगर मुआवजा मिल रहा है, पैसे को लेकर उसकी बारीकियां, बाल की खाल निकालना, वो कितना जायज है? देखिए, विंग कमांडर, पहली बात, पहले जो मैं कहना चाह रही हूं वो सुन लीजिए। मैं एक पायलट प्रोजेक्ट का अंजाम हूं। आज हमारी सेनाओं में फाइटर पायलट्स हैं। वो तब आए जब 5 साल का पायलट प्रोजेक्ट हुआ, जब हम लोग पहले बैच के अधिकारी जब आए, जब हम सफल हुए, तब वो पायलट प्रोजेक्ट को कंफर्म करके हमें परमानेंट कमीशन मिला। अग्निपथ के पहले कौन सा पायलट प्रोजेक्ट आया? पहला सवाल तो यही है, आई ही क्यों योजना? 158 कौन सी ऐसी एजेंसीज थी जिससे आप डिस्कस करने गए? आप सेना के अंदर नहीं कर सकते डिस्कस, आप बाहरी एजेंसियों से डिस्कस करने गए। शर्म आनी चाहिए रक्षा मंत्री को ये कहते हुए कि उन्होंने किन और एक और आखिरी चीज सुन लीजिए, एक आखिरी चीज, ये उससे भी बड़ा प्लान है। आरएसएस के स्कूल में पढ़ी हूं मैं, आपको बता दूं, आप सैनिक स्कूलों का आवंटन देखिए, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट है,
62% जो सैनिक स्कूल हैं वो उनको आवंटित किए गए, यानी जड़ों से बिगाड़ेंगे और आगे जाके अग्निपथ करेंगे। और हिटलर की ये सेना जो बहुत SSR ज्यादा, बिल्कुल, ये जो आरोप हैं वो इतने सनसनीखेज हैं। इन आरोपों से क्या हम बच सकते हैं? क्योंकि इसका दुष्प्रभाव किसी भी कीमत पर, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं जनरल विशंबर दयाल, फौज पर नहीं पड़ना चाहिए। इसका प्रभाव पड़ चुका है, गांव-गांव में इसकी चर्चा है और इसका और प्रभाव पड़ेगा। आपने एक बात की थी, गांव से लड़के आते हैं, बीएसएफ में भी गांव से लड़के आते हैं, सीआरपीएफ में भी गांव से लड़के आते हैं, फौज में भी गांव से लड़के आते हैं। एक का पेट काट के दूसरे को देने की बात कर रहे हो साहब। गांव के अंदर नौजवान जो है उसको वो सुविधाएं नहीं है तो जो शहरों असर में। पड़ रहा है, एक और इसे बात, रोका जा एक और, सकता है। पेंशन बिल्कुल बिल सर, नहीं, running पे out बिल, of time। पे बिल काट रहे हैं। एक 42,000 का जवान आपको पड़ता है और आप 20,000 में ले रहे हैं। जनरल विशंबर दयाल, 20 प्लीज पे बिल काट रहे हैं। जनरल कुलकर्णी, कोई मॉडरेट वॉइसेस और जिससे हमारी फौज पर असर ना पड़े, कोई रास्ता दिखता है? प्लीज 15 सेकंड। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई शहीद नहीं होता है फौज के अंदर। अगर मैं भी मरता हूं, इट इज considered as death on line of duty. There is no shaheeds. The word shaheed is a religious connotation, so we must not use the word shaheed. That is very important. दूसरी बात, it's a scheme which is to be implemented. Till 1965 and even I'll say till 1973, 7 साल का कलर सर्विस था। 1976 के बाद पेंशन मिलनी शुरू हुई है फॉर 15 इयर्स। उससे पहले सिर्फ 35% लोगों को पेंशन हो जाती मिलती है। थी। क्या मेरा सवाल सीधा है, राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल और नहीं रास्ता होनी। निकलना चाहिए। अभी एक मिनट, समीक्षा रास्ता- की गुंजाइश solution है। है। अभी पुरानी जो योजना अग्निवीर है। आए हैं, जो अग्निवीर सेंटर से रिक्रूट पलटनों में गए, आप उनसे पूछिए, उनका फिजिकल फिटनेस देखिए, उनका फायरिंग देखिए, उनका टैक्टिकल नॉलेज देखिए, उनका बेयरिंग देखिए। पायलट बहुत फर्क प्रोजेक्ट है। 5 साल ये- वो ये- पहले पायलट जो जो आगे पायलट को भी देखिए, पायलट ट्रम्प प्रोजेक्ट को की- भी देखिए, पायलट जिन्होंने प्रोजेक्ट मारा की है वो जरूरत- उसी इससे उम्र के पायलट लोग देखिए, हैं। यहाँ four पर years is the pilot experts project। भी जब एक लड़ाई होगी जब सेकंड, पता लगेगा सर। ये एक- बातें कहने की है। गोरखा रेजिमेंट आज हमारे पास नहीं है, हमारे पास नेपाल के सैनिक नहीं प्लीज, आते। मैं आप सबका नाम, नमक निशान तीनों मेरे साथ बैठे हैं और मैं आपका पूरा सम्मान करता हूं। देश सम्मान करता है सेना का, हमारे जवानों का, हमारे फौजियों का, पर राजनीतिक मोहरा नहीं बनना चाहिए। और जो सवाल हैं, शको शुबा हैं, उन पर एक क्लैरिटी होनी चाहिए और यही सही मायने में राष्ट्रहित होगा।